स्वागत है आज की इस ऑनलाइन क्लास में। आज की क्लास है बीएससी और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट बॉटनी की। आज का हमारा टॉपिक है मेथड ऑफ ओवरकम इनकम्प्लेटिबिलिटी, या हिंदी में कहें इसको तो लैंगिक अनिश्चितता को दूर करने के उपाय। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था इनकम्पेटिबिलिटी होती क्या है, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता क्या होती है। तो क्या था ये कि जब कोई पॉलन ग्रेन उसी वर्तिकाग्र, उसी फ्लावर की वर्तिकाग्र पर पॉलिनेट होता है, उस कंडीशन में उनमें फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होती, या फिर पुष्प में पाई जाने वाली हर्कोगेमी, जो संरचनात्मक अवरोध पाया जाता है, उस हर्कोगेमी के कारण भी इनकम्प्लेटिबिलिटी प्रारंभ होती है। इस इनकम्प्लेटिबिलिटी के लिए कौन कौन सी क्रियाएं उत्तरदायी होती है, क्या क्या इंट्रैक्शन होने चाहिए थे जो नहीं होते हैं। जैसे इसके लिए फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल हैं। रिजेक्शन उस कंडीशन में प्रारंभ होता है जब परागकण या पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के मध्य बहुत ही रिपल्सन्स होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे रेफेनस सटाइवा के या रेफेनस के पॉलन ग्रेन की बात करें तो उस पॉलन ग्रेन के एग्जाइन पर कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जिसके कारण पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन संभव ही नहीं हो पाता, फलस्वरूप इनकम्प्लेटिबिलिटी प्रारंभ होती है। दूसरा, पॉलन ग्रेन के इंटाइन का केमिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, रासायनिक संगठन जिसको हम कहते हैं, वो चेंजेज हो जाने के कारण पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होता। या फिर कभी कभी स्टिग्मा के ऊपर इनहिबिटर टाइप्स के इफेक्ट्स प्रारंभ होता है, जो मूल रूप से केमिकल सीक्रेशन के कारण होता है। इसकी फलस्वरूप भी इनकम्प्लेटिबिलिटी पाई जाती है। तो पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा की स्ट्रक्चर में होने वाले परिवर्तन के कारण ही मूल रूप से सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी पाई जाती है। यदि सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी पाई जाती है तो उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं। दूर करने के लिए हमारे पास कुल 10 प्रोसेस है। इसमें से पहला जो प्रोसेस है उसको नाम देता है मिक्स्ड पॉलिनेशन या मिश्रित परागण। इस प्रकार की प्रोसेस में स्टिग्मा के ऊपर डिफरेंट टाइप या डिफरेंट स्ट्रेन के पॉलन ग्रेन डाले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के प्रभेद के परागकण जब स्टिग्मा के ऊपर डाले जाते हैं तो उस स्थिति में उसकी अनिश्चितता या इनकम्प्लेटिबिलिटी दूर हो जाती है। यदि एक ही प्रकार के पॉलन ग्रेन को हम स्टिग्मा के ऊपर डालें तो उस स्थिति में वो इनकम्प्लेटिबिलिटी शो कर सकते हैं, क्योंकि उनके उस परागकणों के और स्टिग्मा के मध्य इंटरेक्शन नहीं हो पाता। लेकिन अलग अलग होने में से कुछ एक तो अंकुरित हो ही जाते हैं। दूसरा होता है बर्ड पॉलिनेशन। यदि फ्लावर पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, उस स्थिति में पॉलिनेशन नहीं हो पाता, उस स्थिति में फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो क्या किया जाए कि जब पुष्प कलिका अवस्था में हो उस स्थिति में ही पॉलिनेशन करवाया जाए तो सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी दूर हो सकती है। तीसरी जो मेथड होती है उसको नाम देता है स्टब पॉलिनेशन, अर्थात वर्तिकाग्र रहित पॉलिनेशन। जब सेल्फ इनकम्प्लेटिबिलिटी स्टिग्मा के कारण होती है, जैसे स्टिग्मा की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, स्टिग्मा की ऊपरी सतह होती है वो पॉलन ग्रेन को रिसेप्टर पॉइंट के रूप में ग्रहण नहीं करे, अथवा स्टाइल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, उस स्थिति में वर्तिकाग्र को हटा करके वर्तिका की लंबाई कम कर दी जाए, जिसके फलस्वरूप आसानी से इनकम्प्लेटिबिलिटी दूर हो सकती है। तीसरा आता है इंटेरा ओवरी पॉलिनेशन। इस प्रोसेस में अंडाशय में पॉलन ग्रेन को डायरेक्ट अंकुरित पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें करेंगे कैसे? अंडाशय की सतह को एल्कोहल से स्टेरिलाइज करने के बाद उसमें 2 छेद करते हैं। एक छेद से पॉलन
ग्रेन के सॉल्यूशन को डाला जाता है, दूसरे से उसमें से वायु बाहर निकाल दी जाती है। फिर दोनों पोर्स को सील्ड करके छोड़ दिया जाता है। इसमें पोलन ग्रेन ओवरी के अंदर ही उपस्थित है और अंकुरित होकर के आसानी से फर्टिलाइजेशन की क्रिया को संपन्न कर लेते हैं। ये प्रोसेस तब लागू की जाती है जब स्टाइल की लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन पोलन ग्रेन से निकलने वाली जर्म ट्यूब की लंबाई कम होती है। पांचवा जो प्रोसेस है उसको नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब पोलिनेशन। ये उस स्थिति में प्रक्रिया अपनाई जाती है जब पराग कणों को अंकुरित करवाया जाए या फिर उसमें अंकुरण नहीं हो, स्टिग्मा अवरोध उत्पन्न करती हो, उस स्थिति में टेस्ट ट्यूब पोलिनेशन करवाया जाता है। इस क्रिया में क्या करेंगे, सबसे पहले बीजाणु को अंडाशय से निकाल देते हैं, उसके बाद में अंडाशय की भित्ति को हटा देते हैं। उस खुले हुए बीजांड पर परागकणों को छिड़क दिया जाता है, जिससे संवर्धन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है या अंकुरण की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। और ऐसे बीजांड और परागकणों को किसी उपयुक्त संवर्धन माध्यम पर संवर्धित करवाया जाता है। इस क्रिया के दौरान परागकणों का अंकुरण हो जाता है और अंडकोशिका निषेचित हो जाती है। तो इसमें संवर्धन करवाने के कारण परागकण का अंकुरण भी होगा और बीजांड का परिवर्धन भी होता है। ये प्रोसेस उस कंडीशन में प्रयुक्त की जाती है जब अंडाशय या बीजांड का परिवर्धन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता और परागकण पहले से अंकुरित हो जाते हैं। एक और प्रोसेस है, उसको नाम देते हैं चेंजेज इन स्टीमेटिक सरफेस। वर्तिकाग्र की सतह में कुछ परिवर्तन करना। इसके लिए कुछ रासायनिक पदार्थ प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे हेक्सेन है, ट्राइटोन X100 है या कोनकावेलिन A। ये क्या करते हैं, इन पदार्थों के स्त्रावण से स्टिग्मा के ऊपर पाई जाने वाली अवरोधक परत जो पेलिकल से निर्मित होती है वो पूर्ण रूप से हट जाती है या फिर आंशिक रूप से नष्ट हो जाती है। पेलिकल हटने के कारण अब जर्म ट्यूब आसानी से उसको बेचते हुए वर्तिका से होते हुए बीजांड तक पहुंचती हैं। ये प्रक्रिया तब प्रयुक्त की जाती है जब पोलन ग्रेन तो सामान्य रूप से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन स्टिग्मा के ऊपर पाई जाने वाली पेलिकल परत अवरोध उत्पन्न करती है, वो आसानी से विघटित नहीं होती है। तब उस पेलिकल की सतह को या पेलिकल को तोड़ देते हैं। एक और मेथड होती है जिसको नाम देते हैं विकिरण विधि के द्वारा। ये विधि सामान्य तौर पर उस स्थिति में प्रयुक्त की जाती है जब इनकम्प्लेबिलिटी जीन स्तर पे होती है। इस स्थिति में विकिरण से ओवेरी को ट्रीट करने पर उसमें उपस्थित जीन जो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी उत्पन्न करते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं या उनमें परिवर्तन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इनकम्प्लेबिलिटी खत्म हो जाती है। दूसरा, विकिरण ट्रीटमेंट के कारण वे कारक समाप्त हो जाते हैं जो इनकम्प्लेबिलिटी के लिए उत्तरदायी है। तो ये स्टिग्मा की सरफेस को भी चेंज कर सकते हैं, उनमें जर्मिनेशन की प्रक्रिया को प्रेरित भी कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी दूर हो जाती है। आठवां जो मेथड है वो है इंक्रीज CO2 लेवल इन एटमॉस्फेरिक। कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर यदि वातावरण के अंदर बढ़ा दिया जाता है तो सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी दूर हो जाती है। किसके कारण होती है कि इस CO2 का लेवल उच्च होने के कारण स्टिग्मा की ऊपरी सरफेस में चेंजेज हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जर्मिनेशन की प्रक्रिया थोड़ी सी ईजी हो जाती है। ऐसा किसमें देखने को मिला है, ब्रेसिका के अंतर्गत देखने को मिला है, जीनस ब्रेसिका। तो बहुत सारी स्पीशीज ब्रेसिका की है।
नॉवेल जो प्रोसेस है उसको क्या नाम देता है, केमिकल ट्रीटमेंट। किसको किया जाता है केमिकल ट्रीटमेंट? तो हमारे पास में एक तो है स्टिग्मा, दूसरा है इसके साथ में पॉलन ग्रेन, दो चीज़ तो ये हुई, और तीसरा है कि इसकी फ्लावर स्ट्रक्चर। ये तो केमिकल जो ट्रीटमेंट किया जाता है मूल रूप से फ्लावर बर्ड को किया जाता है। होता क्या है कि इसका ये पेडिकल जो पुष्प व्रंत कहलाता है वो वीक होने के कारण ये फ्लावर सामान्य अवस्था तक आने से पूर्व ही झड़ जाते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर सही है, इसके अंदर कोई इनकम्प्लेबिलिटी नहीं पाई जाती, लेकिन बर्ड अवस्था के अंदर ही झड़ जाने के कारण ये स्वयं के ऊपर निश्चित नहीं हो पाते। इसलिए करना क्या है कि हमें इस पुष्प व्रंत को स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, क्लोरोफिनोऑक्सी एसिटिक एसिड के विलयन को यदि बर्ड अवस्था के अंतर्गत इसके ऊपर छिड़का जाए या इसके ऊपर स्प्रे किया जाए तो उस स्थिति में ये पुष्प व्रंत या पेडिकल मजबूत हो जाने के कारण इसमें झड़ने की प्रक्रिया रुक जाती है, फलस्वरूप सेल्फ इनकम्प्लेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। ये उस स्थिति में करेंगे जब पुष्प है वो कलिका अवस्था में ही झड़ जाता है। जो लास्ट मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन, परालैंगिक संकर। परालैंगिक दो विभिन्न प्रकार के प्रभेद के परागकण और परागकणों को अथवा उसके अंड कोशिका का आपस में संयोजन कराया जाए। इसके लिए क्या करेंगे, तो सेल्स लेंगे और ये सेल हैं वो सोमेटिक सेल है। परागकण की भी कोशिका ले सकते हैं और हम काई कोशिका भी ले सकते हैं। तो इसमें है कोशिका काई कोशिका। अब इसके बाद सबसे बाह्य वातावरण, बाह्य जो लेयर होती है वो सेल वॉल की है। तो हम क्या करेंगे, सेल्यूलेज है या पेक्टिनेज है जैसे विघटनकारी या लाइटिक प्रकार के एंजाइम की सहायता से सेल वॉल को डीजनरेट कर दिया जाता है। आफ्टर सेल वॉल प्लांट सेल जो मिलेगी अवेलेबल होगी वो गोलाकार होगी, उसमें कोशिका भित्ति नहीं है। इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। और फिर इन दो विभिन्न प्रकार के प्रोटोप्लास्ट में से एक का केंद्र बाहर निकाल देते हैं जबकि एक का केंद्र रहने देते हैं और दोनों कोशिकाओं को आपस में संयोजित करवा देते हैं। संयोजन करवाने के लिए PEG पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जैसे केमिकल्स का उपयोग किया जाता है या इलेक्ट्रोपोरेशन का उपयोग करेंगे, जिसके फलस्वरूप दोनों प्रोटोप्लास्ट ए प्रोटोप्लास्ट बी प्रोटोप्लास्ट आपस में जुड़ जाता है। लेकिन इसमें एक का केंद्र हमने बाहर निकाल दिया था, तो केंद्र किसका, ए सेल का, बी सेल का इसमें नहीं है, तो केंद्र तो एक ही रहेगा कैसा, 2n प्रकार का, क्योंकि काई कोशिका ली हुई है। अब जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो जाता है उसके बाद में जो सेल्स बनती है, जो प्रोटोप्लास्ट बनेगा उस प्रोटोप्लास्ट के चारों तरफ वापस कोशिका भित्ति का डेवलपमेंट कर दिया जाता है। इस प्रकार की बनी हुई सेल्स को नाम देते हैं सोमेटिक सेल, जिसका वापस कल्चर के द्वारा एक पूरे प्लांट को निर्मित करते हैं। और यहाँ पे जो कल्चर प्रोसेस काम में ली जाएगी वो कौन सी होगी, वो होती है टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो इस प्रकार से हम दो भिन्न प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा एक नए प्लांट को निर्मित कर सकते हैं। ये कहलाता है पैरासेक्सुअल हाइब्रिडाइजेशन। तो इस प्रकार से आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हमने पहले क्या पढ़ा है, मेथड ऑफ ओवरकम इनकम्पेटिबिलिटी की। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पादपों में पाई जाती है उसका क्या कोई विशेष महत्व है या नहीं। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता का भी कोई न कोई जैविक महत्व है, इसी कारण यह प्रकृति में सामान्य रूप से पाया जाता है। पहला है इक्विलिब्रियम इन सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। पादपों में पाए जाने वाले स्व और पर परागणों के मध्य संतुलन बनाने के लिए सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है या स्व अनिश्चितता पाई जाती है। यदि लगातार पादपों में सेल्फ पॉलिनेशन होता रहे, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन की फलस्वरूप होमोजाइगस प्रकार की संतति उत्पन्न होती है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन के बाद में हेट्रोजाइगस प्रकार की संतति विकसित होती है। अब ऐसा देखा गया है कि होमोजाइगस संतति के सर्वाइव होने की
कंडीशन बहुत कम होती है, क्योंकि लगातार वातावरण में एक जैसी ही संतति समयुग्म में जो संतति उत्पन्न होती है, संतति समयुग्म में जो होने के कारण उसमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता, तो वो वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाती। फलस्वरूप ऐसी संतति वातावरण के प्रति अनुकूलित नहीं हो पाती, उसमें जीवित नहीं हो पाती, और जीवित जब नहीं रहेगी तो वो स्पीसीज के नष्ट होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन को या सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा, और रोककर किसको बढ़ाना पड़ेगा? क्रॉस पॉलिनेशन। ये तभी संभव है जब सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो, इसीलिए क्या पाई जाती है? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। दूसरी कंडीशन, जब सेल्फ के साथ साथ में क्रॉस पॉलिनेशन होता रहे तो हेटेरोजाइगस संतति विकसित होगी, जिसके वातावरण में सर्वाइव होने की या सर्वाइवल होने की कंडीशन अधिक होती है। तो पहला है कि इस सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी के फलस्वरूप सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन के अंतर्गत संतुलन बना रहता है, जिसके फलस्वरूप होमोजाइगस के साथ साथ हेटेरोजाइगस संतति बनी रहती है। और दूसरा आता है इंटेरा स्पेसिफिक इनकम्पेटिबिलिटी, अंतर्जातीय अनिश्चितता होने के कारण क्या क्या होगा? संततियों में रिप्रोडक्शन आइसोलेशन इजी वे से होता रहेगा, उसके अंदर म्यूटेशन बार बार होते रहेंगे, और संकरण की प्रक्रिया प्रकृति में सामान्य रूप से होती रहेगी। क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में पता नहीं वो कौन से प्लांट का आया हुआ है, कहाँ से आया हुआ है, जो दूसरे वातावरण के अंदर प्लांट विकसित है, जो एक वातावरण में है दूसरे वातावरण के मध्य हो, तो दोनों के लक्षण एक ही प्लांट के अंतर्गत सम्मिलित हो पाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन की प्रक्रिया प्रकृति में सामान्य रूप से होती रहती है। दूसरा, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप फ्यूज होने वाले युग्मक होते हैं वो अलग अलग प्रकार के रहते हैं, इसके कारण इनमें म्यूटेशन की संभावना सबसे अधिक होती है। और जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? रिप्रोडक्शन आइसोलेशन हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन के फलस्वरूप निर्मित होने वाली संतति अपने पैतृक कोशिका या पैतृक पादप की तुलना में थोड़ी सी अलग होती है। फलस्वरूप उससे निर्मित होने वाली संतति एक अलग प्रकार की होती है। इसी को हम जननीय पृथक्करण या रिप्रोडक्शन आइसोलेशन कह सकते हैं। तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी प्रकृति में पाया जाना बहुत ही जरूरी होता है, यही इसकी जैविक महत्व के संदर्भ में पढ़ा जाता है, और इसी कारण उत्पन्न होने वाली संतति या पादप कोशिका वातावरण के अनुसार, वातावरण के अनुकूलित विकसित होती है, फलस्वरूप विविधताएं बनी रहती है। तो आज का हमारा इस टॉपिक के साथ में सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस, कि फर्टिलाइजेशन पादपों में कैसे होता है। थैंक यू।